नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं 10 ऐसे प्रश्न जो आपको भ्रम की स्थिति में डाल देते हैं, मतलब कि आपको कंफ्यूज कर देते हैं। और इन प्रश्नों से केवल आप ही नहीं, मैं भी कंफ्यूज हुआ करता था। तो इस वीडियो में मैं इन प्रश्नों को बड़े अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग जो है कन्फ्यूज़ ना हो। वैसे मैं बता दूँ कि यहाँ मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ना, उनको मैंने अपने कम्युनिटी टैब में पूछा था, जिनमें से अधिकतर का आंसर मुझे गलत ही मिला था। तो देखेंगे इस वाले वीडियो में मैं कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो पहला प्रश्न हम लोग लेते हैं। पहला प्रश्न है, सैंधवकालीन किस पुरास्थल से कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं? सैंधवकालीन मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे संबंधित जो पुरा स्थल है, जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा, लोथल, बनावली, इस तरह से बहुत सारे पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। ये सभी नगर थे, बड़े बड़े नगर हुआ करते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये लोग काफ़ी बड़े बड़े नगर थे। तो आपको बताना है कि किस पुरा स्थल से कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है। तो देखो, हड़प्पा, वहाँ से R37 नामक एक कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है। लोथल से भी कब्रिस्तान मिला है, कालीबंगा से भी मिला है। लेकिन एक ऐसा पुरा स्थल है जहाँ से कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है, वो बहुत बड़ा नगर है, उसको राजधानी की भी संज्ञा दी गई है। तो कौन है वो? मोहनजोदड़ो। देखो, ये प्रश्न जब पूछा जाता है ना, तो मोहनजोदड़ो जब ऑप्शन में होता है तो मतलब दिमाग में ये आता ही नहीं है कि मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान नहीं होगा। भाई, मोहनजोदड़ो में तो बहुत बड़ी संख्या में लोग निवास करते थे, तो यहाँ तो कब्रिस्तान अवश्य ही होगा। तो मोहनजोदड़ो को हम जो है स्किप कर दिया करते हैं, अधिकतर यही करते हैं। तो कोई दूसरा टिक कर लेते हैं जो छोटा नगर हो, इस टाइप से। तो ध्यान रखेंगे, मोहनजोदड़ो से ना कब्रिस्तान का साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। अब ऐसा तो है नहीं कि मोहनजोदड़ो के लोग मरते नहीं रहे होंगे, मरते रहे होंगे, लेकिन वहाँ किसी दूसरे तरह का दाह संस्कार मतलब क्रियाक्रम होता रहा हो, कुछ जलाना या कुछ दूसरे तरीका का। या फिर अगर कब्रिस्तान होगा भी तो हो सकता है नगर से थोड़ी दूरी में रहा हो, जहां अभी उत्खनन नहीं हुआ हो, मतलब कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन अभी तक मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन जो है ना, कई बार पूछा गया है और अधिकतर बार बच्चे गलत कर देते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम, तो बच्चे क्या लगा देते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता, जो बिल्कुल गलत है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता। देखिए, इतिहास लेखन की अपनी परंपरा है, मतलब कि उसकी जो है ना कुछ सीमाएं हैं, कुछ परंपराएं हैं, कुछ नियम है, नियम हम बोल सकते हैं। तो क्या होता है कि जब भी किसी नए सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो उसका जब नाम रखा जाता है ना, तो उसमें क्या किया जाता है कि उस सभ्यता के बारे में जिस स्थान से सबसे पहले जानकारी प्राप्त हुई हो, उसी स्थान के नाम पर उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। अब यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता, इसके विषय में जानकारी हमको सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से। हड़प्पा जो कि आज के समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो इस हड़प्पा से सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने इस सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। इसी कारण से इस सभ्यता का उपयुक्त नाम क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता। वहीं बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, ये नाम क्यों पड़ा? तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस सभ्यता के जो अवशेष है ना, सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में बहुतायत प्राप्त हुआ। लेकिन आज के समय में सिंधु घाटी सभ्यता इस सभ्यता के लिए उपयुक्त नाम नहीं है, क्योंकि इस सभ्यता के अवशेष सिंधु नदी घाटी क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी प्राप्त हो रहा है। जैसे कि गंगा यमुना का जो दुआब है ना, मतलब गंगा नदी घाटी का जो क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो आलमगीरपुर है, तो वहाँ से भी प्राप्त हुआ है इस सभ्यता के साक्ष्य। तो वो तो सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में नहीं आता है, तो वो तो उपयुक्त नाम नहीं होगा। तो इसका उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि हड़प्पा से सर्वप्रथम इस सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सैंधवकालीन पुरा स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? देखो, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और इसको हम जो है गड़बड़ कर देते हैं, और थोड़ा सा कारण भी है इसको गड़बड़ करने के पीछे। तो कालीबंगा ये कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में है कालीबंगा। अब ये तो बिल्कुल सरल है, राजस्थान कोई भी बता देगा, लेकिन राजस्थान के किस जिले में है अगर ये पूछा जाए, तो अधिकतर बच्चे इसका आंसर क्या करेंगे? श्री गंगानगर। क्या करेंगे? श्री गंगानगर अथवा खाली गंगानगर, श्री गंगानगर या गंगानगर। तो देखो, ये बिल्कुल सही भी है, लेकिन अगर वर्तमान परिस्थिति में देखें ना, वर्तमान समय में, तो ये आंसर गलत होता है। तो वर्तमान समय में जो कालीबंगा है ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में।
कहाँ है? हनुमानगढ़ जिला, ये भी राजस्थान का एक जिला है। अब देखिए, अब यहाँ कन्फ्यूज़न शुरू हो जाता है। अब गंगानगर जिले से कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में कैसे आ गया? तो देखो, शुरुआत में ना जो कालीबंगा है वो उस गंगानगर जिले के अंतर्गत ही आता था, लेकिन जो श्री गंगानगर जिला है उसका सन 1994 में विभाजन किया गया। मतलब कि श्री गंगानगर जिले के कुछ क्षेत्र को अलग करके एक नया जिला बनाया गया जिसको नाम दिया गया हनुमानगढ़। और आज के समय में जो कालीबंगा का जो क्षेत्र है ना वो इसी हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए और आपके ऑप्शन में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों दिया हुआ है तो आपको हनुमानगढ़ ही टिक करना है। अगर हनुमानगढ़ नहीं दिया है तो आप श्री गंगानगर लगा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, श्री गंगानगर पहले था, अभी हनुमानगढ़ जिला हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सैंधव कालीन किस पुरा स्थल से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं? तो घोड़े के साक्ष्य देखो, जो सिंधुवासी थे ना, मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो घोड़े से परिचित नहीं थे, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी कुछ स्थान है जहाँ से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में घोड़े की हड्डियाँ मिली हो या दूसरी कोई चीज़ मिली हो, बहुत थोड़ी थोड़ी मिली है। जो वैदिक आर्य थे वो घोड़ों से परिचित थे, लेकिन जो सिंधुवासी थे, हड़प्पा निवासी थे, वो घोड़ों से परिचित नहीं थे। लेकिन फिर भी कुछ स्थानों से मिला है। तो कौन कौन से हैं वो स्थान देख लेते हैं। आप में से अधिकतर लोगों को पता होगा, एक नाम सूरकोटदा, सूरकोटदा, ये नाम तो लगभग सभी को पता होगा। सूरकोटदा, यहाँ से घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है। लेकिन ये जो घोड़े की हड्डी है, घोड़े की अस्थि है, ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, उससे काफ़ी पहले की है, लेकिन उस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। इस कारण से आप याद रखेंगे कि सूरकोटदा से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और स्थान है जहाँ से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। अच्छा, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने क्वेश्चन को गलत पढ़ा। सैंधवकालीन किस पुरा स्थल से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, ये है क्वेश्चन, नहीं हुए हैं। तो यहाँ पर आपको अब मैं 4 ऑप्शन देता हूँ। एक तो हो गया सूरकोटदा, यहाँ से मिला है। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए लोथल, दूसरा है लोथल। तीसरा ऑप्शन मैं देता हूँ मोहनजोदड़ो। चौथा ऑप्शन मैं देता हूँ आपको हड़प्पा। तो अब इन चारों में से किसमें घोड़े की हड्डियां प्राप्त नहीं हुई? सूरकोटदा से मिला है। इसके अलावा लोथल और मोहनजोदड़ो से भी घोड़े संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल से जो है ना घोड़े की 3 मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, वहीं मोहनजोदड़ो से भी घोड़े की मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है। लेकिन हड़प्पा से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। इन तीनों के अलावा, सूरकोटदा, लोथल और मोहनजोदड़ो के अलावा धौलावीरा जो गुजरात में, वहाँ से भी घोड़े के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो 4 स्थानों का नाम याद रखेंगे जहाँ से घोड़े के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। सूरकोटदा से हड्डी मिला है, लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा से घोड़े की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछे तो अधिकतर बच्चों का जवाब होगा राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। लेकिन ये आंसर गलत होगा। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी किसने दी थी? तो चार्ल्स मैनसन, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स मैनसन। इन्होंने जो है ना राय बहादुर दयाराम साहनी के लगभग 100 वर्ष पहले, मतलब 1828 में हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी दी थी। देखो, जो चार्ल्स मैनसन है ना, मतलब ये कुछ सर्वे वगैरह कुछ करने के लिए गया रहा होगा हड़प्पा क्षेत्र में, जो आज के समय में पाकिस्तान में है, पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में। तो हड़प्पा क्षेत्र में गया था, तो वहाँ उसने कुछ टीलों का अन्वेषण किया। तो और उसने बताया कि यहाँ इन टीलों के नीचे कोई सभ्यता हो सकती है, यहाँ पर जो है मतलब शोध किया जा सकता है। लेकिन उस टाइम पर 1828 की स्थिति में जो पंजाब है वो सिखों के अधिकार में था। अंग्रेजों का वहाँ मतलब पूरी तरह से अधिकार नहीं था, सिखों के अधिकार में था। जो महाराजा रणजीत सिंह थे ना, उस समय वहाँ वो शासन कर रहे थे। तो इसी कारण से उस समय वहाँ कुछ नहीं हो पाया। लेकिन आगे चल करके सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने उन टीलों की खुदाई करवाई और वहाँ से जो है एक नगर के अवशेष प्राप्त किए। तो चार्ल्स मैनसन वह पहला व्यक्ति था जिसने हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी दी थी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, ऑप्शन में चार्ल्स मैनसन, दयाराम साहनी, ये दोनों दिया हुआ है, तो आपको चार्ल्स मैनसन लगाना है। वहीं अगर चार्ल्स मैनसन नहीं है, दयाराम साहनी जी हैं, राखालदास बनर्जी हैं, तो वहाँ आपको दयाराम साहनी का नाम ही आंसर के रूप में लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैंधवकालीन किस पुरा स्थल से कुएं के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं? तो देखो,
जिस तरह से मोहनजोदड़ो जो कि एक बड़ा नगर है वहाँ से कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं, वैसे ही एक नगर है जो काफ़ी बड़ा है, उसको हड़प्पा सभ्यता की राजधानी का भी दर्जा प्राप्त हुआ था, लेकिन वहाँ से कुएं के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो कौन सी है वो नगर? हड़प्पा। हड़प्पा से ना कुएं का साक्ष्य नहीं मिला है। जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो हम सोचते हैं कि भाई हड़प्पा तो इतना बड़ा नगर था तो वहाँ से तो कुएं के साक्ष्य बिल्कुल मिला ही होगा, लेकिन ये गलत है। हड़प्पा से कुएं के साक्ष्य नहीं मिले हैं। वहीं मोहनजोदड़ो, वहाँ तो जो विशाल स्नानागार था वहाँ से भी कुएं के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य, तो इसका दो आंसर होगा। सबसे पहला तो बुर्ज होम, सबसे पहला क्या है? बुर्ज होम। दूसरा है रोपड़। तो इसका आंसर भी अधिकतर लोग जो है गलत कर देते हैं। देखिए, ये अगर मैंने यहाँ जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है ना कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है सेम इसी टाइप से, तो वहाँ पर इन दोनों में से एक ऑप्शन नहीं होगा। तो उसमें उस स्थिति में आपको जो भी होगा उसमें टिक करना है। अगर बुर्ज होम है तो बुर्ज होम को टिक करना है, रोपड़ है तो रोपड़ टिक करना है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है, तब आपको लगाना है रोपड़। वहीं अगर पूछे कि पाषाण कालीन किस पुरा स्थल से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, तो वहां आपको लगाना है बुर्ज होम, क्योंकि जो बुर्ज होम है वो पाषाण कालीन पुरा स्थल है। तो यहाँ से भी जो है ना मतलब इन दोनों स्थानों से कुत्ते के साथ मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर में। रोपड़ है पंजाब में। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज होते हैं अधिकतर लोग इसमें। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन पवित्र नदी किसे माना जाता है? जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो अधिकतर लोग आंसर करते हैं सिंधु नदी, जो कि बिल्कुल गलत है। वैदिक कालीन पवित्र नदी है सरस्वती। ध्यान रखेंगे, सरस्वती। जो सिंधु नदी है वो तो महत्वपूर्ण नदी थी, प्रमुख नदी थी, लेकिन पवित्र नदी की बात आती है ना तो वहाँ सरस्वती नदी का नाम आता है। सरस्वती नदी को नदी तमा कहा गया है, अर्थात नदियों की माता। ध्यान रखेंगे। तो सरस्वती पवित्र नदी, प्रमुख नदी पूछा जाए, महत्वपूर्ण नदी पूछा जाए, सर्वाधिक बार वर्णित नदी पूछा जाए तो वहाँ आपको सिंधु लगाना है। पवित्र पूछा जाए तो सरस्वती। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक कालीन कौन सी संस्था सामान्य जनता से संबंधित थी? तो इसमें भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी संस्था सामान्य जनता से संबंधित थी। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा? तो पहले मैं बता देता हूँ कि वैदिक काल में कौन कौन सी संस्थाएं थी। तो सबसे पहला होता था सभा, सबसे पहले सभा होता था। दूसरा होता था समिति, मतलब दूसरी होती थी समिति। और तीसरा एक नाम आता है विदत। तो ये तीन प्रकार की संस्थाएं वैदिक काल में देखने को मिलती है, सभा, समिति और विदत। तो इनमें से कौन सी संस्था सामान्य जनता, मतलब कि जो सर्वसाधारण हैं, आम जनता, उनके लिए थी? तो ये थी समिति। देखो समिति, अब इसमें कैसे कन्फ्यूज़न होता है, तो जो सभा है ना, सभा मतलब क्या? एकदम बिल्कुल आम सभा। तो अधिकतर बच्चे इसको टिक कर देते हैं कि ये होगा मतलब आम जनता के लिए, लेकिन यहाँ समिति है। इसको कैसे याद रखोगे? तो देखिए, जो गाँवों में समिति बनती है ना, अलग अलग प्रकार की समितियाँ, महिला समितियाँ, स्व सहायता समूह टाइप के बनती हैं, समिति बनता है ना, तो उसमें कौन भाग लेता है? आम जनता। वहीं अगर हम लोग बात करें सभा, तो जो सभा किसके लिए होती है? आप लोगों ने शब्द सुना होगा सभागार। तो सभागार में कौन जाता है? बड़े बड़े लोग जाते हैं, जो एकदम बड़े बड़े जो प्रमुख लोग होते हैं वो लोग जाते हैं सभागार में, सभाओं को संबोधित करते हैं। तो जो सभा है ना वो उच्च कुलीन लोगों के लिए था, श्रेष्ठ जनों के लिए था, जो वृद्ध होते थे, जो थोड़े से सम्माननीय होते थे समाज में, जिनका चलता था, वो लोग सभा में भाग लेते थे। वहीं समिति बोले तो बिल्कुल समिति जैसे कि आम समिति होती है जिसमें आम जनता भाग लेते हैं, तो उससे आप लोग पकड़िएगा कि समिति जो है ना सामान्य जनता के लिए थी। ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? समिति। आखिरी क्वेश्चन है, ऋग्वेद के कौन से मंडल सबसे बाद में जोड़े गए थे? तो इसमें ना अधिकतर बच्चे क्या लगा देते हैं? 10वां। ये जो है सबसे आखिर में जोड़ा गया होगा, ये बोलते हैं, जबकि ये गलत है। तो सबसे बाद में किसको जोड़ा गया था? तो पहला मंडल और 10वां मंडल, ये सबसे बाद में जोड़ा गया था, सबसे बाद। वही अगर बात करें सबसे पहले कौन से मंडलों को रचा गया, तो दूसरा और 7वां, ये सबसे पहले जोड़ा गया, सबसे पहले दूसरा और 7वां, और सबसे आखिर में पहला और 10वां मंडल को जोड़ा गया। इसको कैसे याद रखोगे? तो देखो,
ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, तो 10 में से जो पहला एक ये सबसे पहले और सबसे आखिर में 10 है, तो इसको पकड़िएगा कि ये आखिर में जोड़ा गया था 110, ये हो रहा है 110, तो ये आखिर में जोड़ा गया था। वहीं 2 और 7 मतलब 1 और 10 ये मिलके क्या बन गया 110, वहीं 2 और 7 मिलके क्या बन गया 27, तो 27 पहले आता है, 110 बाद में आता है, तो ये बाद में जुड़ा और 27 जो है ये पहले था। तो याद तो कर लेते हैं कि 2 और दूसरा और 7वां प्राचीन है, पहला और 10वां बाद में जोड़ा गया। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूसरा और 7वां पहले जोड़ा गया था कि पहला और 10वां बाद में जोड़ा गया था। तो इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हो कि 110 बड़ा है तो ये बाद में आता है, और जो 27 है वो छोटा है तो पहले आता है। तो 2 और 7 पहले और 1 और 10 सबसे आखिर में जोड़े गए थे। तो आज के ये 10 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को कैसे लगे, आपको इनमें डाउट होता था या नहीं, और अगर डाउट होता था तो आपको क्या ये क्लियर हुआ, तो आप कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आगे इसमें सुधार कर सकूं और इस टाइप के क्वेश्चन और ला सकूं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, मतलब कि इन क्वेश्चंस के अलावा किसी क्वेश्चन को आपको समझने में दिक्कत होती है, उसमें जो है आपको कन्फ्यूजन होती है, तो आप लोग उसको भी लिखिएगा ताकि मैं उसको अगले वाले वीडियो में शामिल कर सकूँ। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।